हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का थर्ड लेक्चर शुरू कर रहे हैं। फर्स्ट लेक्चर और सेकंड लेक्चर कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हम लोग एटम और मॉलिक्यूल के बारे में थोड़ा बहुत जाने हैं। 1 से लेकर 20 तक, हाइड्रोजन से लेकर कैल्शियम तक के डिटेल को हम लोगों ने समझा है। के एलिमेंट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने देखा है। फिर हमने सेकेंड लेक्चर में जो पीरियोडिक टेबल होता है उसकी बेसिक चीज़ें हमने जानी कि क्यों ग्रुप्स में किसी पार्टिकुलर चीज़ को रखी जाती है, कैसे ग्रुप्स होते हैं, कैसे पीरियड्स होते हैं। आज उन्हीं सब का यूज करते हुए हम लोग केटायंस और एनायंस पढ़ने वाले हैं, ठीक ना। तो चलते हैं हम लोग केटायंस और एनायंस के अपने, पहले इसको एक बार देख लेते हैं। देखिए, तो इसमें मैंने आप लोगों को कल समझाया था, काफ़ी अच्छे से समझाया था कि पिछले लेक्चर में ये बात समझा दी गई थी कि ये जो होते हैं इधर से इधर की तरफ जो हैं ये हॉरिजॉन्टल होते हैं, ओके ना। तो ये आपके हॉरिजॉन्टल होते हैं और ऊपर से नीचे की तरफ वर्टिकल होते हैं। तो ये हॉरिजॉन्टल में क्या होता है, हॉरिजॉन्टल में हमारे पीरियड्स होते हैं, और ऊपर से नीचे जो वर्टिकल होता है उसमें क्या होते हैं, इसमें हमारे ग्रुप्स होते हैं। तो टोटल हमारे 18 ग्रुप्स होते हैं और 7 जो है सो पीरियड्स होते हैं। मैंने ये भी बताया था कि ये हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम क्यों ग्रुप 1 में रखे गए हैं, इसका रीजन क्या है। तो मैंने ये बहुत अच्छे से समझाया भी था कि इन सबके लास्ट में एक एक इलेक्ट्रॉन आता है। जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो एक एक आता है। वैसे ही जब बेरिलियम का करेंगे तो बेरिलियम के लास्ट में कितना आएगा, 2। आप देख सकते हैं के एल एम एन में जब हम करेंगे तो बेरिलियम के में 2 इलेक्ट्रॉन और बचे हुए 2 एल में चले जाएंगे। मैग्नीशियम में यहाँ 2, यहाँ पे 8 और फिर बचे हुए 2 यहाँ आ जाएंगे। कैल्शियम में देखा जाए, ये मैग्नीशियम का है, कैल्शियम का देखा जाए तो इसमें 2, इसमें 8, इसमें 18 की जगह है लेकिन 8 रहेंगे और 2 बाकी इधर आ जाएंगे क्योंकि 8 पर ये स्टेबल हो जाता है। तो आप देख रहे हो कि लास्ट में हमेशा 2-2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं इसमें भी। क्यों? जैसा ग्रुप 1 में लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन आ रहा था, वैसे ही ग्रुप 2 में लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 2-2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो इस कारण से इनको एक प्रॉपर वे में रखा गया है, एक प्रॉपर वे में अरेंज किया गया है, ठीक ना। तो आज हम लोग इसी के बारे में केटायंस और एनायंस पढ़ने वाले हैं, ठीक। देखिए, ये भी बातें हो गई थी पीरियोडिक टेबल। अब हम लोग बात करते हैं केटायंस की। तो केटायंस क्या होते हैं, तो केटायंस होते हैं जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं, ऐसे एलिमेंट जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। कोई भी एलिमेंट अगर ए है और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, वो पॉजिटिव चार्ज 1 2 3 4 कितना भी हो सकता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एनायन, ठीक ना। इसको हम इसको हम लोग बोलते हैं केटायन। इसको क्या बोलते हैं, केटायन। तो ये केटायन क्या है, केटायन वो एलिमेंट होता है जिसके ऊपर चाहे +1 या +2 या +3 कुछ भी प्लस में चार्ज हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, केटायन। जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो उसको हम लोग केटायंस बोलते हैं। अच्छा, तो केटायंस यानी कि चार्ज जो होगा वो किसी केटायन के ऊपर +1 भी हो सकता है, +2 भी हो सकता है, +3 भी हो सकता है, हाँ बिल्कुल हो सकता है। तो इसी के आधार पर देखते हुए केटायंस जो होते हैं ना, हम लोग यहां पर 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ओके। सबसे पहले हम लोग देखेंगे मोनोवैलेंट। क्या देखेंगे हम लोग, मोनोवैलेंट। ये मोनोवैलेंट क्या होता है, तो मोनोवैलेंट वो केटायन होता है जिसके ऊपर एक चार्ज होता है। जिसके ऊपर क्या चार्ज होता है, एक चार्ज होता है। अच्छा, तो जरा दिमाग लगाइए, एक चार्ज किसके ऊपर होगा, कौन एक चार्ज लेगा, अच्छे तरीके से बताइए। तो भाई साहब, जो ग्रुप 1 में होंगे उनके आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। जो ग्रुप 1 में होते हैं उनके आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, ये हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, इनके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक। तो वो एक इलेक्ट्रॉन या तो दे देगा और अपने आप को स्टेबल कर लेगा, या 7 कहीं से ले लेगा और अपने आप को स्टेबल कर लेगा, 8 कर लेगा। लेकिन 7 लेना मुश्किल काम होता है, इसीलिए एक दे देता है, ठीक ना। तो जब ये एक दे देगा तो इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगी। क्यों पॉजिटिव चार्ज आएगी भाई,
क्यों पॉजिटिव चार्ज आएगी? जैसे देखिए, मान के चलिए हम लिथियम की बात करते हैं, तो लिथियम का ये न्यूक्लियस हुआ, ये फर्स्ट सेल हुआ और ये सेकंड सेल हुआ। ध्यान से समझ लीजिए, मैं सिर्फ एक ही एग्जांपल समझाऊंगा। यहां पे एक इलेक्ट्रॉन है, यहां पे एक और इलेक्ट्रॉन है, और तीसरा इलेक्ट्रॉन यहां है। अब इसमें 8 होना चाहिए ना स्टेबल होने के लिए। तो क्या ये 7 इलेक्ट्रॉन बाहर से ले लेगा? पॉसिबल ही नहीं है, काफी एनर्जी लगेगी। तो ये एक इलेक्ट्रॉन अपना दे देगा, एक इलेक्ट्रॉन अपना क्या करेगा, किसी दूसरे को रिएक्शन के टाइम में दे देगा। तो इलेक्ट्रॉन टोटल 3 थे, पहले इलेक्ट्रॉन टोटल कितने थे? 3 इलेक्ट्रॉन थे, यानी कि 3 निगेटिव चार्ज था। और न्यूक्लियस के अंदर टोटल प्रोटॉन कितने हुए हैं? तो लिथियम के अंदर जितना एटॉमिक नंबर उतना ही उसके अंदर प्रोटॉन, उतना ही इलेक्ट्रॉन, तो यानी अंदर भी 3 पॉजिटिव चार्ज थे। तो 3 पॉजिटिव चार्ज 3 निगेटिव चार्ज को कैंसिल किए हुए थे। लेकिन चूंकि रिएक्शन के समय स्टेबल होने के लिए, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए इसने अपना आउटर मोस्ट सेल का एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया। तो अब लिथियम के पास कितना चार्ज बचा निगेटिव का? 2 बचे, 2 इलेक्ट्रॉन तो बचे, एक तो निकल गया ना भाई। तो अब 2 इलेक्ट्रॉन बचे, लेकिन प्रोटॉन अभी भी कितने हैं? 3 है, क्योंकि वो तो सबसे अंदर होता है, वो निकल नहीं सकता। तो बताइए, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन को कैंसिल करेगा, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन दूसरे प्रोटॉन को कैंसिल करेगा, लेकिन एक तीसरा प्रोटॉन तो है ना, तो वो अपना पॉजिटिव, चूंकि उसको कैंसिल करने के लिए अब कोई नहीं बचा, कोई नहीं इलेक्ट्रॉन है, तो वो अपना अधिकता दिखाएगा। और वो हम ऐसे लिखते हैं कि लिथियम के ऊपर प्लस चार्ज, ठीक ना, प्लस लिख लो या +1 लिख लो। तो इसलिए लिथियम के ऊपर +1 चार्ज आता है जब एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हो जाता है। सेम वैसे ही बेरिलियम में आइए देख लेते हैं एक बार। बेरिलियम में क्या है कि बेरिलियम का ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन होंगे? 4 प्रोटॉन होंगे। पहले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे भाई साहब? पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। दूसरे सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो दूसरे सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन है, यहां होने चाहिए 8 स्टेबल के लिए, तो ये 6 अगर बाहर से ले ले तो स्टेबल हो जाएगा, लेकिन ये काम हो नहीं सकता, काफी एनर्जी लगेगी। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या होगा? बाहर निकल जाएगा रिएक्शन के टाइम। जब किसी के साथ इसकी रिएक्शन होगी तो ये 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे। तो जब ये 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे तो पहले 4 इलेक्ट्रॉन था, बेरिलियम में पहले 4 इलेक्ट्रॉन था और इनसाइड 4 प्रोटॉन भी था। तो ये आपस में कैंसिल थे और कोई चार्ज नहीं था। लेकिन चूंकि अब 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, अब तो 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो अब बचे 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन प्रोटॉन तो अभी भी 4 है, प्रोटॉन अभी भी 4 है। तो 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन को कैंसिल करेगा और इसके 2 प्रोटॉन यानी कि 2 पॉजिटिव चार्ज अपनी अधिकता दिखाएंगे, ठीक ना। और इसीलिए बेरिलियम के ऊपर आ जाएगा +2 का चार्ज। बेरिलियम के ऊपर क्या आ जाएगा भाई? +2 का चार्ज। तो ये बात आपको अब समझ में आ गई होगी, ठीक ना। वैसे ही सेम मैग्नीशियम के केस में भी क्या होगा? मैग्नीशियम के केस में भी वही होगा। ये लास्ट के जो 2 इलेक्ट्रॉन है निकल जाएंगे, उसके बाद टोटल इसमें पहले से प्रोटॉन थे 12, अभी भी प्रोटॉन है 12, लेकिन पहले इलेक्ट्रॉन थे 12, अब ये 2 निकल जाने के बाद इलेक्ट्रॉन बच गए 10, यानी कि 2 प्रोटॉन अपनी अधिकता दिखाएगा और यहां पे पॉजिटिव चार्ज +2 आ जाएगा। तो मैग्नीशियम के ऊपर भी कितना आ जाएगा? +2। मैग्नीशियम के ऊपर भी क्या आ जाएगा? +2। सेम वही केस होगा कैल्शियम में, सेम केस क्या होगा? कैल्शियम में। तो इस तरीके से हम लोग मोनोवैलेंट और डाइवैलेंट बांटेंगे। ये सब मोनोवैलेंट में आएंगे ग्रुप 1 के, और ये सब डाइवैलेंट में आएंगे, यानी कि 2 पॉजिटिव चार्ज होगा। कुछ और भी एग्जाम्पल होते हैं। तो यहां पे आपको अब ये समझ में आ गया होगा कि क्यों +1 और क्यों +2 होता है। अगर ना समझ में आया हो तो वीडियो को पीछे कीजिए और एक बार फिर से देखिए। अब चलिए हम लोग मोनोवैलेंट लिखते हैं। तो मोनोवैलेंट में तो आंख बंद करके सबसे पहले ग्रुप 1 की सारी बातें लिख लेंगे। क्या? हाइड्रोजन जो होगा वो +1 होगा, हाइड्रोजन जो होगा वो प्लस क्या होगा, मैं लिख भी देता हूं, हाइड्रोजन जो होगा ये +1 में होगा, ठीक। उसके बाद क्या होगा? लिथियम जो होगा ये मोनोवैलेंट होगा, ओके ना, लिथियम जो होगा ये मोनोवैलेंट होगा। उसके बाद बताइए, उसके बाद सोडियम जो होगा ये मोनोवैलेंट होगा, सोडियम जो होगा वो क्या होगा? मोनोवैलेंट होगा।
और बताइए, उसके बाद पोटेशियम जो होगा ये भी मोनोवैलेंट होगा। ये सब ग्रुप 1 के हैं, तो ये पोटेशियम भी क्या हो जाएगा, मोनोवैलेंट हो जाएगा। और बताइए, उसके बाद ये रुबिडियम भी +1 में होगा, और उसके बाद ये सीजियम भी +1 में होगा। ठीक ना, यहां पर रुबिडियम और सीजियम लिख भी सकते हैं। तो रुबिडियम और सीजियम ये सब मोनोवैलेंट इसलिए होंगे क्योंकि ये लास्ट में आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन रहता है, और वो इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, और उसके बाद ये +1 हो जाते हैं। इसके अलावा भी कुछ और एलिमेंट होते हैं जो +1 में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक ना, तो एक बार हम लोग पहले इधर मोनोवैलेंट देख लेते हैं। मोनोवैलेंट तो हो गया, अब डाइवैलेंट देखते हैं। डाइवैलेंट कौन से होते हैं, जिन के ऊपर +2 का चार्ज होता है। जिनके ऊपर क्या होता है भाई साहब, +2 का चार्ज होता है। तो +2 का चार्ज कहां से शुरू होगा, वहीं बेरिलियम। क्या होगा, बेरिलियम। उसके बाद क्या होगा, मैग्नीशियम। इसके आगे आप लोग लिख लीजिएगा यहां पे ब्रैकेट में बेरिलियम और यहां पर मैग्नीशियम। उसके बाद और क्या होगा, कैल्शियम। क्या होगा, कैल्शियम, लिख लीजिए यहां कैल्शियम। उसके बाद ये स्ट्रोंशियम और बैरियम भी होगा, जो कि हम लोगों को ज्यादा इसके बारे में नहीं पढ़ना, लेकिन ये भी सब +2 यानी कि डाइवैलेंट होंगे। क्या एक भी निगेटिव में भी होंगे, नहीं, वो बहुत स्पेशल केस होते हैं जब ये निगेटिव होते हैं, उसकी चिंता मत कीजिए। जनरली ये सब +1 में आएंगे, और जनरली ये सब +2 में आएंगे। आगे देखते हैं। इसके अलावा भी कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कि +1 और +2 में एग्जिस्ट करते हैं, उनको एक बार हम लोग देख लेते हैं। ठीक ना, देखिए, कॉपर होता है, कॉपर। तो जो कॉपर होता है ना, ये +1 भी एग्जिस्ट करता है, और कॉपर +2 भी एग्जिस्ट करता है। अच्छा, यानी कि कॉपर जो है वो एक इलेक्ट्रॉन लीव करके भी स्टेबल हो सकता है, और 2 इलेक्ट्रॉन लीव करके, 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ करके भी, लॉस करके भी स्टेबल हो सकता है। तो जब ऐसा केस होगा ना, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्यूपरस। क्या बोलेंगे, क्यूपरस, ROUS, क्यूपरस। और जब ऐसा केस होगा कि कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्यूप्रिक। क्या बोलेंगे, क्यूप्रिक। इसका एक और नाम होता है, अगर कहीं पर ऐसा लिखा हो Cu और ब्रैकेट में लिखा हो रोमन में 1, तो यानी कि आप समझ जाना कि ये क्या लिखा हुआ है, क्यूपरस। वैसे ही अगर लिखा हो Cu और ब्रैकेट में लिखा हो रोमन में 2, तो ये भी आप समझ जाना कि ये क्या लिखा हुआ है, क्यूप्रिक लिखा हुआ है। ठीक ना, यानी कि यहाँ पे +1 ये बता रहा है, और ये +2 बता रहा है। सेम वैसे ही जो मरकरी होती है, मरकरी वो भी होती है। ये एडिशन में आप लोग याद कर लेंगे, इसका यूज आएगा। ठीक ना, एक दो जगह जरूर आएगा। तो अगर Hg+1 होगा, Hg+1 होगा, तो इसका नाम होगा मर्क्यूरस। क्या नाम होगा, मर्क्यूरस। और इसको भी ऐसे ही हम लोग लिख सकते हैं Hg1, ऐसे भी करके हम लोग लिख सकते हैं। इसका नाम मर्क्यूरस होगा। लेकिन वहीं अगर मरकरी के ऊपर +2 का चार्ज आ जाए, यानी कि मरकरी, इसका मतलब यह है कि मरकरी 1 इलेक्ट्रॉन लीव करके भी स्टेबल हो सकता है, और 2 इलेक्ट्रॉन लीव करके भी स्टेबल हो सकता है, तो इसका नाम हो जाएगा मर्क्यूरिक या Hg2। आई होप कि ये बात क्लियर हो गई होगी। ठीक ना, एक और चीज देखो, एक और चीज होती है जो कि एक सिंगल एलिमेंट नहीं होते हैं, वो 2-3 एलिमेंट मिलके एक मॉलिक्यूल बना होता है, और उस पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। क्लियर ना, अब वो आगे की बात है कि कैसे उसके अंदर ये मॉलिक्यूल बना और क्यों उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया, ये हम लोग बाद में देखेंगे। लेकिन फिलहाल आप इतना समझिए कि 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट मिलके
एक मॉलिक्यूल बनाएंगे और उस पूरे मॉलिक्यूल का एक इलेक्ट्रॉन अगर लॉस हो जाएगा तो हम लोग पूरे मॉलिक्यूल पर एक प्लस लगा देंगे। अगर पूरे मॉलिक्यूल पर से 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो जाएगा तो हम लोग उसके ऊपर +2 लगा देंगे। अभी तक तो सिर्फ एक एटम या एक एलिमेंट पर से ना एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा था या 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा था, अब पूरे मॉलिक्यूल पर से भी हो सकता है। जैसे देखिए, जैसे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो होते हैं ये NH4 बनाते हैं। क्या बनाते हैं? NH4 जब बनाते हैं तो इन पूरे मॉलिक्यूल पर एक प्लस चार्ज होता है। कितना चार्ज होता है? प्लस का 1। और इसको हम लोग बोलते हैं अमोनियम। अब ये फॉर्मूला कैसे बना, क्या हुआ, ये अभी की आपकी समझने की बात नहीं है। आप सिर्फ इतना समझिए, अमोनियम का फॉर्मूला क्या होता है? NH4+, यानी NH4 के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज। वैसे ही एक और याद कर सकते हैं आप लोग कि अगर PH4 हो और इसके ऊपर +1 हो तो इसका नाम होता है फॉस्फोनियम। अच्छा, आपको लग रहा होगा ये क्या नई चीजें हैं, क्या ये हमारे यूज में आएंगी? हाँ बिल्कुल आएंगी, क्लास 10th में है ये सारी चीजें। फॉस्फोनियम अगर ना आए कहीं तो अमोनियम तो आपको हर जगह देखने को मिलेगा, ठीक ना। आपको बताया भी जाएगा, बनाओ भैया अमोनियम क्लोराइड बनाओ, अमोनियम सल्फेट बनाओ, ये फॉर्मूला बनाओ, तो आपको याद होना चाहिए कि अमोनियम का फॉर्मूला क्या होता है, NH4 के ऊपर एक पॉजिटिव। अच्छा, डाइवैलेंट में और क्या क्या हो सकता है? तो डाइवैलेंट में निकिल जो होता है ना, निकिल, ये निकिल जनरली +2 में ही एग्जिस्ट करता है, ठीक ना। उसके बाद वैसे ही जिंक जो होता है, जिंक, ये भी जनरली +2 में ही, ये निकिल है और ये जिंक है, लिख लो यहाँ पे। ये आपका निकिल है और ये आपका जिंक है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी लिख लो। क्या है? जो हमारा आयरन होता है ना, आयरन यानी Fe, ये जो Fe होता है ये +1 में एग्जिस्ट नहीं करता, ये +2 में एग्जिस्ट करता है और +3 में करता है। यानी आयरन जो Fe हुआ ये कब स्टेबल होगा? 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करके भी स्टेबल होगा या 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस करके भी स्टेबल होगा। तो 3 इलेक्ट्रॉन का जब लॉस करेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? ट्राइवेलेंट। आगे लिखेंगे। अभी फिलहाल ये बताइए, अगर Fe है और इसने 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया तो इसके ऊपर क्या मैं +2 लिख दूं? हाँ लिख दीजिए। और ये क्या है? Fe क्या है? आयरन है, ये याद रखिएगा। Fe क्या है? आयरन। और जब ये +2 करेगा ना, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, जब इसके ऊपर +2 होगा तो इसका नाम होगा फेरस। FERROUS, इसका नाम क्या होगा भाई साहब? फेरस। और वैसे ही आप लोग लिख सकते हैं Fe2, ये भी आप लिख सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अगर Fe+2 हुआ तो इसका नाम क्या होगा? फेरस। और अगर Fe+3 हुआ, अगर Fe+3 हुआ तो इसका नाम होगा फेरिक। इसका क्या नाम होगा? फेरिक। यानी जब आयरन 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा और स्टेबल हो जाएगा तो उसको हम लोग बोलेंगे फेरिक। 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस करके जब स्टेबल हो जाएगा। ये मैं यहां से ट्राइवेलेंट लिख रहा हूं। यहां पर ट्राइवेलेंट क्या होते हैं? जिनके ऊपर +3 का चार्ज होता है। अच्छा, क्या और हैं जिनके ऊपर +3 का चार्ज होता है? बिल्कुल है। क्या है वो? बोरॉन है। बोरॉन है जिसके ऊपर +3 का चार्ज होता है। क्या कोई और है? हाँ, उसी के ग्रुप का ले लो भाई, एल्युमिनियम ले लो। एल्युमिनियम भी क्या होगा? +3 होगा। जब एल्युमिनियम का तुम आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो लास्ट में बोरोन में लास्ट में 3 आएगा, एल्युमिनियम के लास्ट में 3 आएगा, यानी कि वो 3 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देंगे। 5 इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकते तो 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर देंगे और उसके बाद +3 चार्ज ले लेंगे। तो ये बोरोन हो गया, ये एल्यूमिनियम हो गया। तो अब समझ में आया एल्युमिनियम के ऊपर +3 चार्ज क्यों होगा? बात समझ में आई ना? एल्युमिनियम के ऊपर +3 चार्ज क्यों होगा? ये प्रोटॉन है, कितने? 13, इसके अंदर 13 प्रोटॉन है। उसके बाद इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है पहले सेल में। इस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन है। और इस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? इस सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या कहीं से 5 लेकर स्टेबल हो पाएगा? नहीं, बहुत मुश्किल काम है। तो ये 3 क्या करेगा? दे देगा। तो 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, यानी कि अंदर की में 3 प्रोटॉन जो हैं वो अपनी अधिकता तो दिखाएंगे ना प्लस चार्ज, तो इसलिए एल्युमिनियम के ऊपर +3 हो गया।
तो ये आपको केटायन में इतनी सारी चीजें याद रखनी है, ठीक ना। ट्राइवेलेंट में आपको बस यही 3 याद रखना है, ट्राइवेलेंट में आपको बस यही 3 याद रखना है। और मोनोवेलेंट में आपको ये सब कुछ याद रखना है। इसमें तो आपको ये याद हो ही गया होगा हमारे ख्याल से, इसमें तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए क्योंकि ये सब तो ग्रुप 1 के हैं। सेम वैसे ही ये सब ग्रुप 2 के हैं, तो ये तो डाइवेलेंट हैं, इनमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। हाँ, दिक्कत कहाँ है, थोड़ी सी यहाँ पे। तो बस ये याद रखिएगा कि कॉपर +1 में होगा, मरकरी +1 में होगा तो क्यूप्रस एंड मर्क्यूरस, और जो कॉपर +2 में होगा एंड मरकरी +2 में होगा तो क्यूप्रिक या एंड मर्क्यूरिक। और एक ये एक्स्ट्रा में याद रख लीजिए कि अमोनियम का फॉर्मूला क्या होता है, NH4+, ठीक ना। निकिल और जिंक जनरली +2 ही बनाते हैं। और आयरन का एक स्पेशल केस याद रखिएगा कि आयरन जो होगा अगर +2 में होगा तो फेरस, और अगर +3 में होगा तो फेरिक। क्या ये बात समझ में आ गई? आई होप ये चीजें क्लियर हो गई होंगी, ठीक ना। तो केटायन ये है, और क्यों केटायन ऐसा है ये भी बात हो गई कि आखिर केटायन के ऊपर क्यों इसके ऊपर +1 आया, क्यों इसके ऊपर +2 आया, और क्यों एल्युमिनियम और बोरॉन के ऊपर +3 आया। ये सारी बातें क्लियर हो चुकी होंगी, ठीक ना समझ में आया हो तो एक बार और वीडियो देखिएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगी। फिर भी कोई दिक्कत हो आप हमें कमेंट कीजिएगा, हम कोई और तरीका देखेंगे आपको समझाने का। तो इस वीडियो में हम लोग सिर्फ केटायन देखते हैं, नेक्स्ट में हम लोग एनायन देखेंगे, ठीक ना। एनायंस देखेंगे और उसके बाद फिर हम लोग ये देखिए, मैं आपको दिखा भी दूं कि मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसे बनाते हैं, जिंक सल्फेट कैसे बनाएंगे, फेरस ऑक्साइड कैसे बनाएंगे, फेरिक ऑक्साइड कैसे बनाएंगे। तो ये मैं कई सारे एग्जांपल्स कराऊंगा और फिर प्रैक्टिस करवाऊंगा, ठीक ना। तो केटायंस आई होप कि समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग देखेंगे एनायंस, ओके ना। चलिए बाय, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एनायंस करते हैं। तब तक इसको आप लोग अच्छे से रिवाइज कीजिए और एक बार खुद से प्रैक्टिस कीजिए, सबको बनाकर देखिए। अच्छा ये +1 क्यों आया, ये +2 क्यों आया, ये +3 क्यों आया, डायग्राम बनाइए, KLMN लिखिए और समझिए चीजों को। बार बार प्रैक्टिस कीजिए, याद करने वाली चीजें हैं लेकिन आप जब समझ जाओगे ना, समझकर जब याद करोगे तो वो आपके लिए हमेशा आपके ब्रेन में फिट हो जाएगा, ओके ना। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, बाय, थैंक यू सो मच।